1 AMU। बताओ ये चीज क्या होता है, Na। इसका मतलब 1 AMU की वैल्यू के साथ रखना चाहिए। क्लियर है? कॉपी करो, फिर सारी चीजों को एक बार दोबारा से समराइज करते हैं कि हमको यहां पर जो चीज याद रखनी, ये सब समझना था, समझ लिया, अब जो याद रखना है उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक, कॉपी करो। तो देखो, अब जो काम की चीज आपको समझनी है वो इतनी सी है सिर्फ कि ये ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के लिए मैं 3 चीजें लिख सकता हूं, एक 16 AMU और एक 16 ग्राम्स। बताओ क्या डिफरेंस है तीनों में? ये क्या है ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास। बताओ ये क्या है? दिस इज मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। और बताओ ये क्या चीज है? ऑक्सीजन का मोलर मास। समझ रहे हो? मोलर मास निकालना बड़ा आसान है। आपको एक एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है, उसके आगे ग्राम लगा दो, आपको क्या मिल जाएगा? उसका मोलर मास मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? कोई दिक्कत है किसी को? चलो, इस तरह से हम मोलर मास डिफाइन कर सकते हैं। सेम चीज आप मॉलिक्यूल के लिए लिख सकते हो। अगर मैं यहां लिखूं वाटर, तो वाटर के लिए हम 3 चीजें लिखेंगे, 18 U और 18 ग्राम। बताओ 18 तो क्या होगा? रिलेटिव मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। 18 U क्या होगा? मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल। और 18 ग्राम क्या होगा? मोलर मास ऑफ H2O। ठीक, चलो ये सब चीज सीखने के बाद हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉल्ड मोल कंसेप्ट। तो दोबारा से बात करते हैं मोल्स की। देखते हैं मोल्स को डिफाइन कैसे किया। तो अभी हम डिफाइन पहले ही कर चुके हैं। बताओ 1 मोल का सिंपल सा मतलब क्या होता है? 6.023 into 10 to the power 23 particles. These particles can be atoms, molecules और ions. ठीक, हम देख चुके इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर Na। ठीक, बात आती है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की। तो अलग अलग चीजों से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए फ्रॉम मास। कहां से आना चाहिए? मास से। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहां बताता हूं। मोलर मास की जो यूनिट होती है, यूनिट वो होती है ग्राम पर मोल। क्या होती है? क्योंकि हम 1 मोल का मास किस में लिख रहे होते हैं? ग्राम में। इन जनरल आपको ग्राम में लिखना होगा, बट एक्चुअल यूनिट क्या होती है इसकी? ग्राम पर मोल होती है। सही है? चलो अभी यूज करेंगे, देखना आप अटक सकते हो, उसके अंदर गलती कर सकते हो, देखते जाओ, थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। तो मास से मोल्स निकालने का फॉर्मूला वैसे तो आपको सबको आता ही होगा। क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, आप चाहो तो फॉर्मूला बनाकर भी देख सकते हो। भाई आपने क्या बोला कि 16 ग्राम जो है वो क्या है? ऑक्सीजन का मोलर मास है। ठीक, तो जो मोलर मास किसी सब्सटेंस का मान लो m है। ठीक, तो 1 मोल का मास मान लो m ग्राम है मोलर मास। m ग्राम बताओ कितने मोल के बराबर होगा? 1 मोल। तो बताओ 1 ग्राम कितने के बराबर होगा? 1 अपॉन m मोल होगा। तो अगर आपके पास उस सब्सटेंस का कुछ W ग्राम है, तो बताओ W ग्राम कितने के बराबर होगा? W बाय m मोल के। बात समझ रहे हो? तो यहां से आपका फॉर्मूला बन गया। देखो, किसी भी सब्सटेंस के मास से अगर आपको मोल्स निकालना है तो उसके मास को आप किससे डिवाइड कर दोगे? उसके नंबर ऑफ मोल्स से।
पहली चीज, अगर मैं फॉर्मूला ही लिखूं सिर्फ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, उस सब्सटेंस का मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे, उसका मोलर मास। लेकिन मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में याद नहीं रखूंगा। आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखो, मास और मोल्स। बताओ, अगर आपको किसी सब्सटेंस के मास से उसके मोल्स निकालने हैं तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसके मोलर मास। और अगर आपको किसी सब्सटेंस के मोल्स से उसका मास निकालना है तो आप क्या कर दोगे, इनटू मोलर मास कर दोगे। तो फॉर्मूले को ऐसे नहीं रख के आप ऐसे याद रखो, बहुत हेल्प करेगा, कैलकुलेशन में भी आप बहुत फास्ट हो जाओगे। एग्जाम्पल तो इसमें कुछ है ही, क्या ट्रांसफॉर्म में याद नहीं रखूंगा। आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखो, मास और मोल्स। बताओ, अगर आपको किसी सब्सटेंस के मास से उसके मोल्स निकालने हैं तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसके मोलर मास। और अगर आपको किसी सब्सटेंस के मोल्स से उसका मास निकालना है तो आप क्या कर दोगे, इनटू मोलर मास कर दोगे। तो फॉर्मूले को ऐसे नहीं रख के आप ऐसे याद रखो, बहुत हेल्प करेगा, कैलकुलेशन में भी आप बहुत फास्ट हो जाओ। एग्जाम्पल तो इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन छोटा सा लिखना नहीं देख लो, 10 ग्राम CaCO3, बताओ उसमें कितने मोल्स होंगे। 10 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है, 100, तो कितने आ गए, 0.1। अच्छा, मैं लिखूं आपके सामने 15.8 ग्राम KMnO4, बताओ मोलर मास। इसका मोलर मास कितना आता है, 158। 39 प्लस 55 प्लस 64, तो डिवाइड बाय 158 कर दो, कितना आ जाएगा, 0.1। सही है। तो एक टाइप के क्वेश्चन तो होते हैं ये, जिसमें आप मोल्स निकाल सकते हो। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये काम तो हम करेंगे ही। तो जो कंपाउंड का मास है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन भी है, तो आप अब क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन इज दिस कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट X इज तो आपके पास एक एटम है, एक एलिमेंट है, उसके एक एटम का मास है इतना। आपको उस कंपाउंड के, उस एलिमेंट के 19.2 kg में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। एक बार ट्राई करो, देखते हैं आप इस क्वेश्चन को सही कर पाते हो या फिर नहीं।
चलो, तो इसका आंसर आएगा देखो 200। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या लैंग्वेज को डिपिक्ट नहीं कर पाते। यही होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, इन्हीं से क्वेश्चन उड़ जाते हैं। और ऐसा नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए। अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो जेईई में पूछा गया है, बहुत पहले पूछा गया था लेकिन वो, बट फिर भी आप देखो, आपसे क्या कह रहा है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स है इतना, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 19.2 kg में। बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो आप मुझे ही बताओ। गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन गिवन मास हमेशा किस में होना चाहिए? ग्राम्स में, क्योंकि हम मोलर मास भी कौन सी यूनिट में लिखते हैं? ग्राम्स। तो यूनिट हमेशा क्या रखनी है आपको? सेम। तो लिखो इसको 19,200 ग्राम बन जाएगा। इसको डिवाइड करोगे मोलर मास से। तो देखो मोलर मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास होता है एक मोल का मास। बताओ आपको कितना दिया है? एक एटम का मास दिया है। तो ये ना दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये था, आपको कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया और आपसे मोल्स निकलवा दिए। ये इसमें दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत आएगी यहाँ जब आपको एलिमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, कंपाउंड के बारे में उसके एक पार्टिकल का मास दे देगा, मतलब एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का। उसको आप मल्टीप्लाई करो Na से। 23 इंटू Na की वैल्यू कितनी ले लो? 6 इंटू 10⁻23। अब ये आपको क्या मिलेगा? इसका मोलर मास। देखो 23 से गया 23, 2000 सही है इसका आंसर। 200 नहीं आएगा, 2000 आएगा। 1.6 इंटू 6 कितना बन गया बताओ? 9.6। ये पॉइंट हटाओ तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा। ये इसको 2 टाइम्स कैंसिल करता है, तो बताओ आंसर कितना आएगा? 2000 मोल्स। ये इसका करेक्ट आंसर। मुझे समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? चलो, बहुत समय पहले की बात है जब IIT JEE में क्वेश्चन आया था। लेट्स सी, आपको अपना आंसर Na के टर्म्स में देना है, ठीक है? द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स
will weigh 1 kg? How many electrons will weigh 1 kg? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास तो सबको पता ही है आपको कितना होता है, अभी लिखा भी था अपन ने 9.1। चलो मैं बता देता हूं आपको, होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको अपना आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ Na। मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर लो, कोई बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। आप मुझे आंसर दो। एक इलेक्ट्रॉन में अब इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, थोड़ा लैंग्वेज का फेर है और थोड़ा फिर वही हम बेसिक्स में गलत चले जाते हैं। कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल वेग 1 kg। इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ो कि 1 किलो में इलेक्ट्रॉन से कितने मोल्स होंगे। तो बेसिकली आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। बताओ नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, वही गिवन मास। गिवन मास कितना है 1 kg, दैट इज 1000 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय आपको क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, बताओ मोलर मास कैसे निकालेंगे, इंटू Na करके। तो इंटू Na इसको करेंगे, समझ में आ रहा है आपको। बताओ इलेक्ट्रॉन का मास कितना लिखोगे 9.1 इंटू 10⁻, अगर आपने 31 लिख दिया तो वहीं गेम हो जाएगा, 31 तो है ही नहीं। आप जब मोलर मास निकालते हो तो कौन सी यूनिट में निकालते हो, ग्राम्स। इंटू क्या करोगे यहां पर 6.023 इंटू 10⁻23। तो देखो वैसे तो एनेगेटिव में देना था आंसर, बट आप चाहो तो और बढ़ा लो। 28 में से 3 गया तो कितना बचेगा -5, -5 ऊपर गया तो बन जाएगा 10⁸ अपॉन 9.1 इंटू 6 ही कर लो आप तो ये 54.6 के आसपास आएगा। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कर सकते हैं तो आप तो ये 54.6 के आसपास आएगा। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कर सकते हैं, ये मोल्स आ गए ना। इलेक्ट्रॉन से पूछे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स
विल वे 1 के, अच्छा नंबर क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ, अब इसको आप दोबारा एन से वो अपन आगे करेंगे। हाउ मेनी मोल्स लिख लेना है यहाँ पे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg। क्वेश्चन मैंने जल्दबाजी में गलत लिख दिया था, तो आपको मोल्स बताने हैं कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 किलो के बराबर होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक टाइप होता है। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपको कंपाउंड का फॉर्मूला पता होगा, वो आप कर दोगे, लेकिन जब एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास दिया हो तो उसको Na से मल्टीप्लाई करके पहले आप क्या निकालोगे, मोलर मास, उसके बाद आप क्या निकाल, फॉर्मूला दिया था, तो आपको मोल्स बताने हैं कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 किलो के बराबर होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक टाइप होता है। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपको कंपाउंड का फॉर्मूला पता होगा, वो आप कर दोगे, लेकिन जब एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास दिया हो तो उसको Na से मल्टीप्लाई करके पहले आप क्या निकालोगे, मोलर मास, उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ, आपका मेनी मोल्स लिख लेना है यहाँ पे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg। क्वेश्चन मैंने जल्दबाजी में गलत लिख दिया था, तो आपको मोल्स बताने हैं कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 किलो के बराबर होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक टाइप होता है। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपको कंपाउंड का फॉर्मूला पता होगा, वो आप कर दोगे, लेकिन जब एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास दिया हो तो उसको Na से मल्टीप्लाई करके पहले आप क्या निकालोगे, मोलर मास, उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ। बोलो कोई डाउट? चलो, ये था या एक मॉलिक्यूल का मास दिया हो तो उसको Na से मल्टीप्लाई करके पहले आप क्या निकालोगे, मोलर मास, उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ। बोलो कोई डाउट? चलो, ये था पहला फॉर्मूला और इसको यूज करने का तरीका। अब हम मूव करते हैं सेकंड फॉर्मूले पर, दैट इज अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो तो उससे आप कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलो चलते हैं सेकंड फॉर्मूले पर। पहले फॉर्मूला बनाते हैं, फिर उसको यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें और सिखा दूं। एक चीज सेकंड फॉर्मूले पर, दैट इज अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो तो उससे आप कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलो चलते हैं सेकंड फॉर्मूले पर। पहले फॉर्मूला बनाते हैं, फिर उसको यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें और सिखा दूं। एक चीज यहीं पे कर लेते हैं, देखो मोलर मास, जैसे मैंने लिखा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, बताओ वो कितना होता है, 16 क्या ग्राम्स होगा। तो आपने अगर किसी का मोलर मास लिखा, कि कैसी कैसी आवाज आ रही है, अच्छा बड़े बड़े क्या ग्राम्स होगा। तो आपने अगर किसी का मोलर मास लिखा, कि कैसी कैसी आवाज आ रही है, अच्छा बड़े बड़े मोलर मास ऑफ H2O, बताओ वो कितना होगा, 18 ग्राम। तो आपने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। अगर आपको ऑक्सीजन का मोलर मास लिखना था तो आपने उसके एटॉमिक मास के आगे क्या लगा दिया, ग्राम। अगर आपको वाटर का मोलर मास लिखना था तो आपने उसके मॉलिक्यूलर मास के आगे क्या लगा दिया है, ग्राम। इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी आपको टर्म लिखा हुआ मिलता है ग्राम एटॉमिक मास, क्या लिखा हुआ मिलता है, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर क्या लिखा हुआ मिलता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बताओ दोनों ही वैल्यूज किसके बराबर होंगी, मोलर मास। एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है, आपसे कोई बोले ग्राम एटॉमिक मास बताओ, मतलब आपको क्या बताना है, उसका मोलर मास बताना है। ठीक है, सेम ऐसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी किसके बराबर होगा, मोलर मास के।
ऐसे ही एक और चीज बोलता है, वो एक और चीज क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्या बोलेगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या फिर क्या बोलेगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोल दे या फिर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स बोल दे, बताओ दोनों ही वैल्यू किसके बराबर होती हैं, नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, एक चीज पे ध्यान देना है यहां पे, इसमें आपसे बोलूं 5 ग्राम H2O, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास क्या है 5 मोल H2O। समझ रहे हो चीज को, तो कभी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स लिखा हुआ मिल जाए, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या होगा, हमेशा मोल्स के बराबर होगा। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कॉपी करो फटाफट से। हो गया, चले आगे, चल। तो ये भी अपने काम आते रहेगी घूम फिर के चीजें। अब हम निकालते हैं मोल कैलकुलेट करने का सेकंड फॉर्मूला। तो देखो मोल्स कैलकुलेट करने का सेकंड फॉर्मूला कैसे निकालोगे, आपने बोला अगर आपके पास Na पार्टिकल्स हैं, बताओ Na पार्टिकल्स कितना मोल बनाते हैं, 1 मोल। तो बताओ अगर आपके पास एक पार्टिकल हुआ तो वो कितने मोल्स बनाएगा, 1/Na मोल्स बनाएगा। तो अगर मेरे पास कुछ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बताओ वो कितने मोल्स बनाएगा, n/Na मोल्स बनाएगा ना। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का सेकंड फॉर्मूला आ चुका है कि अगर आपको किसी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो फॉर्मूला क्या बनाओगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको डिवाइड किससे करोगे, एवोगैड्रो नंबर से। अगेन हम इस फॉर्मूले को भी इस फॉर्म में याद नहीं रखेंगे, हम इसको एक दूसरी फॉर्म में याद रखेंगे। बताओ दूसरी फॉर्म क्या होगी, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स निकालना है, बताओ यहां से यहां आने के लिए क्या करोगे आप, डिवाइड बाय Na। अगर आपको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय Na। तो इस फॉर्मूले को आप इसी फॉर्म में याद रखोगे क्योंकि अब से थोड़ा जल्दी होगा काम। ठीक है, अभी तो क्या बेसिक चीजें ये यूज करेंगे हम, तो फटाफट से आंसर आते हैं। तो किसी के मोल्स पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो Na से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स निकालना है तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तैयार हो क्वेश्चन के लिए इस पे? क्वेश्चन करें, चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं।
इंटू तो करेंगे ना, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल लेना तो Na से मल्टीप्लाई तो करोगे, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। क्या देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। फर्स्ट 16 ग्राम तो ये वाला तो वैसे कर लो, इसको क्वेश्चन थोड़ी देर बाद करते हैं, क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में करेंगे। क्वेश्चन ये करो आप पहले, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन फर्स्ट 16 ग्राम हीलियम, सेकेंड 16 U हीलियम। अब क्या करना है, देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, पहले 16 ग्राम में निकालना है और फिर 16 U में निकालना है। तभी आप देखो कहीं से भी मोल्स पता कर लो, अगर आपको मोल्स पता है तो मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, इनटू Na कर दोगे। तो बताओ पहला पार्ट 16 ग्राम हीलियम, तो पहले पार्ट के लिए आप मोल्स निकालो, हीलियम के कितने आ जाएंगे 16/4, क्योंकि इसका मोलर मास 4 ही होता है हीलियम का। बताओ कितना आ गया 4। और मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो बताओ नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कितने आएंगे, ये आ जाएगा 4 × Na। सही है। बताओ सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, क्या होगा, सिर्फ 4। ठीक है, क्यों, डिफरेंस सीखना है। ये था मास ग्राम में, जबकि ये मास किस में है, U में। मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि जब आप AMU में या U में मास लिखते हो तो आप एक एटम का मास लिखोगे या फिर 2, 4, 5 एटम्स का मास लिखोगे। तो आप देखो 16 U हीलियम, मैं बोलता हूं 1 AMU हीलियम। बताओ 1 AMU हीलियम कितने एटम्स के बराबर होगा, एक एटम, क्योंकि एक हीलियम का मास 4 AMU होता है, सॉरी 4 AMU हीलियम किसके बराबर होगा, 1 एटम के। तो अगर 4 AMU 1 एटम के बराबर है तो 16 AMU कितने के बराबर होगा, 4 एटम्स के बराबर। लोग क्या करते हैं, यहां पर भी यही फॉर्मूला लगा देते हैं। भाई जब आप मोल्स निकाल रहे हो, एक्चुअली क्या है ग्राम, तो जब आपको मास ग्राम में दिया है तो पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ग्राम का मास एटलीस्ट 1 मोल के बराबर होता है ग्राम में जो मास लिखा हुआ होता है। तो ध्यान रखना, अगर एलिमेंट का मास ग्राम में दिया है तो उससे आप पहले क्या करोगे, मोल्स, और फिर मोल्स से क्या निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स। अगर उसका मास AMU में दिया है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक का मास देखो, फिर इससे कंपेयर कर लो। तो आपको क्या मिल जाएगा, उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। कर सकते हो। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनका आप ध्यान रखना, आप इनमें मिस्टेक कर सकते हो। अगर आपको मास AMU में लिखा हुआ है तो फिर आपको हमेशा इसी तरीके से करना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 126 AMU HNO3, 126 AMU HNO3, बताओ इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे।
HNO3 का एटॉमिक मास 63 आएगा, मॉलिक्यूलर मास 6Na या 6, सिर्फ कितना आएगा 6Na नहीं आएगा। क्यों भाई? देखो मास किस में लिखा हुआ है, AMU में, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो आता है 63, तो आप क्या बोलोगे कि 63 AMU का मतलब क्या होगा, एक HNO3 मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? एक HNO3 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगर 63 AMU में एक HNO3 मॉलिक्यूल है तो बताओ 126 AMU का मतलब कितना होगा, 2 HNO3 मॉलिक्यूल। बोलो बात समझ में आ रही है? और अगर 2 HNO3 मॉलिक्यूल को देखो तो बताओ 2 HNO3 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 6 ऑक्सीजन एटम्स। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कभी भी मास AMU में दिया हो आप AMU में ही बात करोगे, मोलर मास से डिवाइड करके Na से मल्टीप्लाई गलती से भी मत कर देना। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन करें छोटा सा। चलो, क्वेश्चन इज दिस, कैलकुलेट moles of oxygen atoms in 126 AMU HNO3। कितना आंसर? 6/Na। किसी और का कोई आंसर आ रहा है इसके अलावा? कोई और? सही है? हाँ चलो, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, बस ये बारीकियां आपको सीखनी है। देखो कह रहा है कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 126 AMU HNO3। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, 126 AMU HNO3 में ऑक्सीजन एटम्स निकालो, तो वो कितने आ जाएंगे, 6 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ये तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आए हैं, आपको क्या निकालना है, मोल्स। बताओ नंबर ऑफ एटम्स से मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय Na। तो यहां से अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो बताओ उसका आंसर कितना बनेगा, 6/Na। कर सकते हैं? कोई डाउट? तो ये वो पहले बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे निकालने आने चाहिए। ठीक, आपको बेसिक मतलब समझना है, फॉर्मूला वॉर्मूला ये याद रखना है, सब आप अपने आप क्लियर कर दो। ठीक, तो इसी पे करते हैं एक और सेकेंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। तो भी मैं आपको सिखा दूं ताकि आप इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर पाओ। एक सिंपल स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रहा हूं पहले सिखाने के लिए, फिर हम इन पे और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन इज दिस, इन 36 ग्राम ग्लूकोज कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, second number of atoms, and third number of atoms of each type। ठीक है, तो 36 ग्राम आपको ग्लूकोज दिया है, उसमें आपको ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। अभी आप देखो, ठीक है, बाकी क्वेश्चन फिर आप करोगे, मुझे कुछ समझाना है। मैं इसको आपको ना 2 तरीके से करवाऊंगा। ग्लूकोज दिया है, उसमें आपको ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। अभी आप देखो, ठीक है, बाकी क्वेश्चन फिर आप करोगे, मुझे कुछ समझाना है। मैं इसको आपको ना 2 तरीके से करवाऊंगा।
एक नॉर्मल स्टैंडर्ड मेथड होता है, फिर एक दूसरा मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज तो हम सिर्फ एक ही मेथड सीखेंगे। 36 ग्राम ग्लूकोज, बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसका मोलर मास निकालो 180 आएगा। तो देखो आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स, तो मास से नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट नहीं निकल सकते, पहले आपको बीच में क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स। बताओ इसके मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आएंगे, इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, कितना आ जाएगा 0.2 मोल कौन आ गया, ग्लूकोज। और बहुत ध्यान से देखना, बताओ मोल को Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये खुद क्या है, ये खुद एक मॉलिक्यूल है। तो जब मैं इसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा, इनटू Na करूंगा, तो मुझे क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे। कुछ लोग यहीं पे नंबर ऑफ एटम्स लिख देते हैं, वो गलत है भाई। ये अगर खुद मॉलिक्यूल है तो इसके मोल को Na से मल्टीप्लाई करने पर आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, अभी तो मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअली आपके पास 0.2 Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब आप लगाओगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या, आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की शक्ल देखो, तो देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स हैं, 6, कितने हाइड्रोजन हैं 12, कितने ऑक्सीजन हैं 6। तो पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स बोला है, मतलब आपको टोटल एटम्स निकालने हैं। बताओ एक ग्लूकोज में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स, 18, कितना 12, 24 हो गया। बताओ नंबर ऑफ एटम, अगर एक मॉलिक्यूल में 24 है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, इनटू 24, यानी आंसर कितना आ गया 4.8 Na। बोलो समझ में आ रहा है? अगर मुझे सिर्फ कार्बन एटम निकालने हैं तो एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 6, तो बताओ 0.2 Na में कितने होंगे, इनटू 6, दैट इज 1.2 Na। ये हो गए कार्बन एटम्स। बताओ हाइड्रोजन कितना होगा, इनटू 12 कर दो, कितना हो गया 2.4 Na। ये हो गए हाइड्रोजन एटम्स। और बताओ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे, इनटू 6, दैट इज अगेन 1.2 Na। तो इस तरह से आप किसी भी एक गिवन मॉलिक्यूल के अंदर क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हो। वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चन और उनके टाइप्स हम लोग कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं आपको सेम ही क्वेश्चन एक और तरीके से करके बताऊंगा, क्योंकि वो मेथड भी अपने बहुत काम में आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कैसे हम नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करते हैं।